Hello plus 1 class, I hope you all are fine. In our previous lecture we had discussed about थर्ड सेंचुरी क्राइसिस. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रोमन एम्पायर ने काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की थी थर्ड सेंचुरी में बाय ससैनियंस एंड जर्मैनिक ट्राइब्स. और उसके बाद हमने जेंडर और लिटरेसी एंड कल्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फीमेल्स की सिचुएशंस को क्या किया था, एनालाइज किया था. आपकी बुक में 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं. फर्स्ट एक्टिविटीज़ जो है वो एक्टिविटी 63 पेज पे है, जो आपको फेयर नोटबुक में डन करनी है, जिसमें आपने सिर्फ 3 प्लेयर्स के बारे में बताना है जो हमने रोमन एम्पायर की हिस्ट्री में डिस्कस किए थे. बहुत अच्छे से आपने उसको डिस्क्राइब करना है और इनोवेटिवली डिस्क्रिप्शन देना है उसका. एंड सेकेंड एक्टिविटी जो है आपकी, दैट इज़ कि जो विमेन की सिचुएशन थी, यानी विमेन जो थी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट थी रोमन एम्पायर में, वो कैसे थी इंडिपेंडेंट, इस सिचुएशन को आपने डिस्क्राइब करना है. और ये भी बताना है कि आज की जो इंडिया की फैमिली है वो रोमन एम्पायर की फैमिली से कैसे कंपेयर की जा सकती है. तो ये दोनों एक्टिविटीज़ आपने अपनी फेयर नोटबुक में करनी है और बहुत ही इनोवेशन के साथ करनी है. And now we are going to discuss our next topic, that is economic expansion, which is on your 66 page number according to your NCERT book. इकोनॉमिक एक्सपेंशन. देखो, किसी भी एम्पायर के बारे में जानने के लिए ना कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, उस सबसे जो पावरफुल मेजरमेंट होता है ना किसी एम्पायर को जानने के लिए, वो होता है उसकी इकॉनमी. इकॉनमी से ही पता चल जाता है कि जो उसका डेवलपमेंट था वो कैसा डेवलपमेंट होगा, और उसकी जो वहाँ की पब्लिक थी वो कितनी वेल्थ या फाइनेंशियल वाइज स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती थी, या क्या उनकी ट्रेडिंग आइडियाज़ थे जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट हो रही थी. यानी जितनी अच्छी इकॉनमी होगी किसी कंट्री की, उतना ही अच्छा उसका वेल्थ सिस्टम होगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा. तो आज जब हम बात करेंगे रोमन एम्पायर की इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात करेंगे, मेनली इसमें हमने सिर्फ 4 बातें ही पढ़नी है रोमन एम्पायर के बारे में, जिससे हमें इकोनॉमिक एक्सपेंशन दिया जाएगा. आपकी बुक पे ये जो टॉपिक दिया गया है वो 66 एंड 67 पेज नंबर पर है. और जो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा सा घुमा फिरा के करेंगे, मतलब आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे. सबसे पहले हम जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन को जानने के लिए करेंगे वो, देखो ये जो एक्टिविटी है ना रोमन एम्पायर में, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन, सेकेंड इज़ बिजनेस, थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ वन इज़ बैंकिंग सिस्टम. उस टाइम पे भी बैंकिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, लेकिन बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था. लोग उस टाइम पे भी लोन वगैरह दिया करते थे, ब्याज वगैरह वसूल किया करते थे, तो ऐसा बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था. इन 4 बातों से ही हमें रोमन एम्पायर के इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में पता चल जाएगा कि वो इकोनॉमिकली कैसा था, स्ट्रॉन्ग था या वीक था. तो आपकी बुक में सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ है वो बिज़नेस दिया हुआ है, देन प्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है, फिर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, फिर बैंकिंग सिस्टम के बारे में. लेकिन जो हम करेंगे काम, वो करेंगे हम पहले प्रोडक्शन से, क्योंकि जिस चीज़ की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो उसका हम ट्रेड कैसे कर लेंगे, बिज़नेस कैसे कर लेंगे, और बिज़नेस के बाद ही हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे और फिर बैंकिंग सिस्टम. अगर आप इसी सीक्वेंस से समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा ये टॉपिक, और बहुत अच्छा भी लगेगा. अगर आप थोड़ी बुक की तरफ से जाएंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे. तो आपको बुक भी मैं बताऊंगी कैसे पढ़नी है. तो सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रोडक्शन, विच इज़ on 67 page number according to your NCERT, and the paragraph started from the word the empire, including many regions that had a reputation for exceptional fertility. यानी सेकेंड स्टैंजा ही है आपकी बुक का, ये उससे स्टार्ट करेंगे. वहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है वो प्रोडक्शन के बारे में. आई थिंक आई शुड स्टार्ट द टॉपिक. देखो, हर कंट्री में ना 2 टाइप्स के रीज़न होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की जाती है. एक रीज़न ऐसा होगा जहाँ पर हाई प्रोडक्शन होगा, एक रीज़न ऐसा होगा जहाँ पे लो प्रोडक्शन होगा या स्लो प्रोडक्शन होगा. तो रोम में भी जो था ना वो 2 रीज़न्स थे, यानी 2 टाइप्स के रीज़न्स थे.
एक वो जहाँ पे हाई प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन को मैं P लिख रही हूँ, और एक वो जहाँ पे लो प्रोडक्शन था। तो उन एरियाज़ की बात करेंगे सबसे पहले जहाँ पे हाई प्रोडक्शन था। तो जहाँ पे हाई प्रोडक्शन था, फर्स्ट था कैम्पैनिया इटली में, जहाँ पे वाइन प्रोड्यूस की जाती थी, यानी ग्रेप वाइन, अंगूर वाली जो शराब होती है वो वहाँ पे मिलती थी। एंड सेकंड इज़ सिसली एंड बेल्जियम। यहाँ पे दोनों पे क्या मिलते थे, वीट मिलते थे यानी गेहूँ। एंड गैलीली में इंटेंसिव एग्रीकल्चर आपने पढ़ा ही होगा 10th में, जब हमने एग्रीकल्चर के टाइप्स पढ़े थे। मैं फिर भी एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। इंटेंसिव एग्रीकल्चर ऐसा एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट में लैंड को क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। एंड जो लेबर होती है वो भी हैवी अमाउंट में यूज़ की जाती है, चाहे वो जो लेबर है वो ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में है, चाहे एनिमल्स की फॉर्म में है। तो इस तरह की जो खेती होती है दैट इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो गैलीली में इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा था। एंड जो बेतिसिया था, जिसको हम साउदर्न स्पेन कहते हैं, वहाँ पर ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा था। तो ये कुछ ऐसे एरिया थे रोम के जहाँ पर हाई प्रोडक्शन हो रहा था क्रॉप्स का। कौन कौन से? कैम्पैनिया, सिसिली, गैलीली, बेतिका यानी साउदर्न स्पेन। तो ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर क्रॉप्स का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी रीजंस थे, यानी ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर लो प्रोडक्शन किया जा रहा था। वो जो एरिया थे दैट इज़ नुमीडिया। अब ये पॉइंट जो है ना वो बहुत ही ध्यान से सुनना। नुमीडिया एक ऐसा एरिया था जहाँ पे सीजनल वर्क हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सीजनल वर्क हुआ करता था। यहाँ पे जो हर्डर्स हुआ करते थे और शेफर्ड्स, याद हो तो बताना कि हर्डर और शेफर्ड्स क्या कौन होते हैं। हर्डर और शेफर्ड्स ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने जानवरों को घास चरवाया करते हैं, यानी चरागाह कहते हैं जिन्हें। इनको क्या करना पड़ता था? अपने एरिया को छोड़कर जाना पड़ता था अपने जानवरों को फीड करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो था फुल टाइम यानी फुल ईयर खेती नहीं हुआ करती थी। तो इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ता था? अपनी जगह को चेंज करना पड़ता था। इनके जो घर हुआ करते थे ना वो ओवन शेप्ड हट्स हुआ करते थे, जिनको वो ईज़िली बना लिया करते थे जगह जगह पे। और ये जो हट्स थी इनको मैपिलिया कहते हैं। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड ऐसे वो क्या करते थे, इजी ऐसे घरों की शेप बनाया करते थे और इजीली वो मूव कर लेते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये नुमीडिया जो था वो काफ़ी लो प्रोडक्टिव एरिया था अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सिस्टम। एंड जो सेकेंड एरिया था दैट इज़ नॉर्दर्न स्पेन। मैं नेक्स्ट पेज यूज़ कर लेती हूँ। नॉर्दर्न स्पेन का जो एरिया था वो भी क्या था? लो प्रोडक्टिव एरिया था। यहाँ पे भी बहुत कम फसलें हुआ करती थी। लेकिन जो स्पेन था ना, बाकी सारे वो स्पेन जो है वो ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल के लिए बहुत ही हाई प्रोडक्टिव एरिया माना गया था। बहुत ही हाई प्रोडक्शन हुआ करती थी। आज के टाइम में भी अगर मोस्ट या क्या कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ऑलिव ऑयल का दैट इज़ स्पेन। ठीक है जी। तो हमने ये कुछ बात की प्रोडक्शन के बारे में। दो तरह के रीज़न होते हैं, एक ऐसा रीज़न जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और जहाँ पे प्रोडक्शन कम होती है। तो हमने रोम के कुछ एरिया पढ़े जहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं वो भी हमने डिस्कस की, और कुछ एरिया ऐसे भी पढ़े जहाँ पे कम प्रोडक्शन होती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो प्रोडक्शन का एरिया इतना ही है आपके टॉपिक में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब प्रोडक्शन हमने किसी चीज़ का कर लिया, अब उसकी हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग करेंगे। दैट मीन्स बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। और जो बिजनेस किया जाता है ना वो एक आज के टाइम में भी या हम पहले के टाइम में भी जो बिजनेस किया जाता है ना उसमें एक बिजनेसमैन का सिर्फ यही टारगेट होता है
जो उसकी कॉस्ट आए वो तो आए मिनिमम, ठीक है, और उसकी जो उसको जो प्रॉफिट हो या उसकी जो इनकम आए वो हाई हो, यानी मिनिमाइजिंग द कॉस्ट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, ठीक है। तो इस आइडिया के बेस पे ही क्या किया जाता है, बिज़नेस किया जाता है। वहाँ पे जो ये बिज़नेस किया जाता था उसके लिए जो जो मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ थी और क्या क्या किया जा रहा था उसकी बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके 66 पेज नंबर पे, यानी स्टार्टिंग जो है वो इस टॉपिक से है। वहाँ पे हार्बर्स थे, बंदरगाह थे, माइंस थी, क्वेरीज थी, ब्रिक यार्ड्स थे यानी ईंट के भट्टे वगैरह थे, और ऑलिव ऑयल की फैक्ट्री थी, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्री थी। ये बिज़नेस वहाँ पे किया जा रहा था। और जो रोम था ना वो ऑलिव ऑयल की बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा आगे था, यानी ऑलिव ऑयल का बिज़नेस में वो नंबर 1 पे था। सेकंड नंबर पे वो जिसके बिज़नेस में फेमस हुआ करता था वो था वाइन, एंड थर्ड में जो वो आता था दैट इज़ वीट। यानी सबसे नंबर 1 जो उसका बिज़नेस था वो था ऑलिव ऑयल, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हो रहा था वो उसको ऑलिव ऑयल की वजह से हो रहा था, फिर वाइन से, और फिर थर्ड नंबर से। और ये जो ऑलिव ऑयल का जो बिज़नेस था ना, यानी ये जो बिज़नेस था ये सिर्फ रोम तक ही नहीं सीमित था, बल्कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी ये क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया था ऑलिव ऑयल का। क्या बन गया था, एक्सपोर्टर बन गया था। अब ये बात कैसे पता चली, कोई ना कोई देखो आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ मिला होगा, तभी तो उन्होंने ये सब बातें एज्यूम करी, कहानी बनाई। ये सारे सबूतों को जोड़ जोड़ के उन्होंने एक ये कहानी बनाई, और काफ़ी हद तक ये सच भी होती है। तो वो काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर बना। उसके लिए जो उन्हें प्रूफ मिला था ना वो मिला था एम्फोरे। एम्फोरे जो होता है ना वो एक क्ले वेसल होता है। क्या होता है, क्ले वेसल होता है, जिसकी शेप मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आपने अब भी देखा होगा, ये इसके हैंडल होते हैं, और ये जो यानी क्ले वेसल की तरह है, इसको शायद सुराही भी कहते हैं। तो इस शेप का जो था वेसल हुआ करता था। इसमें क्या, ये जो वेसल्स थे ना, ये वेसल्स के रिमेन्स मिले थे, टूटे फूटे मिले थे, और ये जो वेसल्स के रिमेन्स मिले थे वो 50 मिलियन वेसल्स के टूटे फूटे रिमेन्स मिले थे, यानी 50 करोड़ वेसल्स के टुकड़े मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को। और ये कहाँ मिले थे, टेस्टैक्यो नाम की जगह है रोम में। कहाँ पे, टेस्टैक्यो नाम की जगह है रोम में, वहाँ पर ये कुछ टुकड़े मिले थे वेसल्स के। कुछ नहीं थे, वो 50 मिलियन थे, 50 करोड़ थे। इन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के उन्होंने ये एक वेसल बनाया। यानी आपने भी कभी ऐसा किया होगा, कोई चीज़ टूट गई होगी तो उसको जोड़ जोड़ के आप उसको वापस उसी शेप में बना देते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ऐसे ही किया, इन टुकड़ों को जोड़ के ये शेप उनके सामने आई, और उससे ये पता चला कि जो स्पेन था ना वो ऑलिव ऑयल का क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस एरिया में, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ में कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी ये रिमेन्स उनके मिले। और ये जो वेसल्स हुआ करते थे ना, ये क्ले के इतने डिज़ाइनिंग हुआ करते थे, इन पे पेंटिंग की जाती थी, इंस्क्रिप्शन वर्क किया जाता था, जिससे वो रोम के सारे लिविंग स्टैंडर्ड का पता चल रहा था। तो क्या मैंने आपको ये बताया कि जो स्पेन था वो बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था ऑलिव ऑयल का, जो कि आज भी सबसे ज़्यादा माना जाता है कि जो स्पेन है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वहाँ। तो ये सारी चीज़ें देख के ना, देखो अगर आप किस चीज़ का बिज़नेस करोगे ना, वो बहुत अच्छा चल रहा होगा, उसका जो वेल्थ होगा वो, तो उसका देखिए आपके जो मार्केट में है ना वो कॉम्पिटिटर्स भी एमर्ज हो जाते हैं। तो अगर कोई बिज़नेस काफ़ी चलने लग जाता है तो उसके कॉम्पिटिटर्स भी एमर्ज होने लग जाते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होने लग गए थे, कॉम्पिटिटर्स आने लग गए थे। तो पहले तो क्या था, स्पेन जो था वो सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता था, किसका, ऑलिव ऑयल का। फिर क्या हुआ था, तो ये जो स्पेनिश थे ना बिजनेसमैन,
वो क्या कर रहे थे, जिस वेसल में, जिसे हम एम्फोरे कहते थे, उस जिस वेसल में ये ऑयल का क्या किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे ना, उस कंटेनर को नाम दिया गया ड्रेसल 20। अब ये ड्रेसल 20 ही नाम क्यों दिया गया था, कहते हैं कि जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पेन में इस वेसल को जोड़ा था और इसको ढूंढा था, तो उस आर्कियोलॉजिस्ट का जो नाम था ना, वो नाम था ड्रेसल। इसी नाम से उसने क्या रख दिया, इस कंटेनर का नाम रख दिया, क्योंकि ये सारा कुछ जो नाम दिए गए होते हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ही दिए गए होते हैं, तो उसने अपने नाम से इस कंटेनर का नाम दे दिया था। तो स्पेनिश जो था ना, वो काफ़ी बड़ा क्या बन गया था, बिजनेसमैन बन गया था ऑलिव ऑयल के, जिसने इटली की ऑलिव ऑयल की मार्केट को क्या कर दिया था, स्वेलो अप कर लिया था, यानी ख़त्म कर दिया था। इटली की मार्केट पहले सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब ये स्वेलो अप हो गई थी स्पेनिश के द्वारा। फिर क्या हुआ था, और जो स्पेनिश था ना, वो 142-160 BCE के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इसने प्रोग्रेस की थी ऑलिव ऑयल की मार्केटिंग में, यानी बिज़नेस में। जब 3rd-4th सेंचुरी आई, ड्यूरिंग 3rd-4th सेंचुरी, तो स्पेनिश की जो मार्केट थी वो किसने स्वेलोड अप कर ली थी, साउथ अफ्रीका ने। किसने, साउथ अफ्रीका ने ये मार्केट को स्वेलो अप कर लिया था। और फिर लास्ट में क्या हुआ था, जब 425 का टाइम पीरियड आया, 420 BCE आई, तो जो साउथ अफ्रीका की मार्केट थी वो किसने स्वेलो अप कर ली, रोम के कुछ ईस्टर्न रीजन ने। किसने, ईस्टर्न रीजन ऑफ रोम। वो कौन कौन से थे, दैट इज अगेन टर्की, सीरिया एंड पैलेस्टाइन। इन रीजन ने क्या कर ली थी, साउथ अफ्रीका की मार्केट को स्वेलो अप कर लिया था। तो ये था आपका बिजनेस का टॉपिक जो ऑलिव ऑयल के लिए काफ़ी फेमस था। अब हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया हमारे, बिजनेस एंड प्रोडक्शन। अब जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ टेक्नोलॉजी। कहता है कि जो रोम था वो बिज़नेस और प्रोडक्शन में तो एक्टिव था ही था, बहुत तेज़ था, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी वो काफ़ी तेज़ माना गया। उसने क्या किया था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था ना वो शुरू किया। क्या किया, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि उसने कौन सा पानी यूज़ किया, मेडिटेरियन सी का। जो हमने पढ़ा ही था कि जो ये रोमन एम्पायर था वो इस सी के चारों तरफ फैला हुआ था। तो इसका पानी यूज़ करके उसने क्या किया, हाइड्रो एनर्जी को यूज़ किया। हाइड्रो एनर्जी आप समझते हैं, पानी से बनाई गई एनर्जी। उससे उसने क्या की थी, ड्रिलिंग वर्क भी किया, यानी धरती को खोदने का काम भी किया, अपनी माइंस भी चलवाई, फैक्ट्रीज़ भी चलवाई, और फैक्ट्रीज़ के लिए जो मशीनरी की प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी की जो प्रोडक्शन की जाती थी उसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो भी उसने हाइड्रो एनर्जी ही यूज़ करके क्या कर ली थी, बना ली थी। यानी ये जो रोमन एम्पायर था वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकला। हाइड्रो एनर्जी को यूज़ करके उसने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ गया। तो टेक्नोलॉजी का पार्ट इतना ही है, काफ़ी ग्रोथ की थी उसने हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स निकाल के या हाइड्रोलिक ड्रिलिंग टेक्निक्स निकाल के, ये सारी चीज़ों में वो क्या रह गया था, आगे रह गया था। अब हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की, जिसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी तो वहाँ पे फाइनेंस भी आने लग गया था। अब इस फाइनेंस का लोग क्या कर रहे थे, दूसरों को एज अ लोन भी दे रहे थे और उनसे क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट भी वसूल कर रहे थे, अपने डिपॉजिट वगैरह भी करवा रहे थे और उन पे भी वो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर रहे थे। तो इस सिस्टम से हमें पता चला कि रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड में बैंकिंग सिस्टम भी हुआ करता था। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आपको। हमने रोमन एम्पायर का इकोनॉमिक एक्सपेंशन पढ़ना था। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक एक्सपेंशन जानने के लिए, किसी भी कंट्री की पावरफुल होने का रीज़न जानने के लिए हम उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देख लें तो हमें ये पता चल जाता है। तो हमने 4 एक्टिविटीज़ देखी, फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन, सेकंड बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग सिस्टम। प्रोडक्शन में देखा कुछ रीज़न ऐसे थे जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी और कुछ ऐसे थे जहाँ कम हो रही थी। मेनली वहाँ जो उगाया जा रहा था वो ग्रेप वाइन थी, वीट थी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जा रहा था और ऑलिव ऑयल की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन की जा रही थी।
बिज़नेस में क्या हो रहा था, वो हार्बर थे, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल, इन सब का बिज़नेस कर रहे थे। इनका जो बिज़नेस था बियॉन्ड द बाउंड्रीज भी था, यानी अपने देश को छोड़ के वो दूसरे देशों की मार्केट में भी अपने बिज़नेस को चलाया करते थे। इससे ये प्रूफ हमें एम्फोरे से मिला। एम्फोरे कुछ मिट्टी के ऐसे वैसल हुआ करते थे जिसमें वो ऑलिव ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है जी। फिर हमने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। टेक्नोलॉजी में उसने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किया, यानी पानी से एनर्जी को डेवलप किया, और उस एनर्जी डेवलपमेंट से उसने ड्रिलिंग, फैक्ट्रीज और माइनिंग्स वगैरह ये सब चलाई और काफ़ी वेल्थ हासिल की। फिर उसने बैंकिंग सिस्टम भी वहाँ पर एग्जिस्ट हुआ करता था, लोगों को लोन दिया जाता था, इंटरेस्ट वसूल किया जाता था, डिपॉजिट करवाते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रोमन एम्पायर की इकॉनमी थी दैट इज़ सोफिस्टिकेटेड इकॉनमी, बहुत ही शानदार इकॉनमी मानी जाती थी रोमन एम्पायर की। तो ये आपका कंक्लूज़न रहेगा इस टॉपिक का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी टॉपिक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ अपनी फेयर नोटबुक्स में नोट डाउन कर ले। इफ़ यू अंडरस्टूड योर टॉपिक, डोंट फॉरगेट टू प्रे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।